गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम एक न्यू सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जो है MS एक्सेल पार्ट ऑफ MS ऑफिस। मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। पर्टिकुलरली ये सीरीज़ जो है वो मैं CA, CS, CMA और अदर वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए यूज़फुल बनाने जा रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका यूज़ बिगिनर्स नहीं ले सकते। बिगिनर्स के लिए भी ये उतनी ही यूज़फुल रहेगी क्योंकि मैं इसको बेसिक टू एडवांस लेवल तक टीच करूँगी। आप में से बहुत सारे CA प्रोफेशनल्स अभी तक एक्सेल में काम कर रहे हैं, लेकिन उनको अपने प्रैक्टिकल पर्पस के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे उनको शीट्स मल्टीपल शीट्स में काम करना है तो फास्ट काम कैसे कर सकते हो। एक्सेल के कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनमें शॉर्टकट्स हैं या कुछ और फास्ट स्पीड जो है इसमें बहुत मैटर करती है। तो वो चीज़ें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हर सेशन में हम करते जाएंगे, और जितनी आपको इसकी प्रैक्टिकली नॉलेज होगी उतना आप फास्ट काम कर सकोगे। एक्चुअल में जो MS एक्सेल पैकेज है उसका कंसर्न दो चीज़ों से मेन है कि एक तो इसमें आप कह लो कि कैलकुलेशंस कितनी फास्ट आप कर सकते हो, और दूसरी बात है स्पीड। आपको स्पीड की ज़रूरत होती है क्योंकि जो डेटा है वो बहुत बल्क में होता है और मल्टीपल शीट्स के अराउंड आपको अपनी रिपोर्टिंग तैयार करनी है या इन्वेंट्री पे काम करना है। लेटर ऑन आपको कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप फास्ट करना चाहते हो सॉल्व। तो एक्सेल जो है वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर कोई दूसरे कोर्सेज के लिए एक्सेल करना चाहे, बिगिनर्स भी कर सकते हैं, और जितना जितना आपको यूज़फुल आप इस सीरीज से फ़ायदा ले सकते हैं। आज हम स्क्रैच से शुरू करेंगे। आई होप आपने अगर MS एक्सेल की सीरीज़ को फॉलो किया है तो आप MS वर्ड पहले से कर चुके हो। एज्यूम करके चल रही हूँ कि आपको फॉर्मेटिंग का पता होगा, डेटा एंट्री आपको पता है, कॉपी पेस्ट इस तरह की ऑप्शंस आप पहले से जानते हो। तो आज हम एक्सेल की बिल्कुल स्टार्टिंग से स्क्रीन जो फर्स्ट स्क्रीन है एक्सेल की उसको डिस्कस करेंगे। हम इसमें देखेंगे कि जैसे ही हम MS एक्सेल ऑन करते हैं तो हमारे सामने जो स्क्रीन आती है वो है वर्कबुक। कोई एक वर्कबुक ओपन हो जाती है हमारे सामने। जैसे अभी देखो यहाँ पे ऊपर कॉलम नेम्स आ रहे हैं, ABCD आप देख सकते हो। और जैसा कि हम वर्ड में भी काम करते हैं तो वहाँ पे एक कर्सर जो हमारी करंट टाइपिंग लोकेशन को बताता है, करंट कर्सर पोजीशन हमें बताती है कि जो भी हम टाइप करने वाले हैं वो कहाँ पे होगा। उसी तरह से एक्सेल के अंदर ये जो सेल पॉइंटर है ये हमें बताता है कि जो भी हम वैल्यू एंटर करेंगे, कंटेंट्स डालेंगे, वो कहाँ पे एंटर होंगे। जैसे कि A1 के अंदर मैं ABC डाल रही हूँ तो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो कि यहाँ पे कॉलम A एंड रो 1 क्लियरली दिख रहा है कि ऊपर कॉलम नेम्स हैं जो कि कैरेक्टर फॉर्म में है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है ABC, और जो रोज़ हैं वो 1 से लेके नेक्स्ट हम यूज़ कर सकते हैं 1 2 3 4 सीक्वेंस में। अभी के लिए पहले आपको ये समझ लेना ज़रूरी है कि जो एक्सेल की स्क्रीन दिख रही है वो एक वर्कबुक है, और वर्कबुक को फर्दर हमने देखा, ये देखो यहाँ पे जो ये आपके शीट्स आ रही हैं, ये देखो शीट 1, शीट 2, शीट 3। बाय डिफ़ॉल्ट एक वर्कबुक 3 शीट्स में ऑलरेडी वो दिखा रहा है कि 3 शीट्स इसकी बाय डिफ़ॉल्ट आ रही हैं विद द नेम शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3। हम फर्दर शीट्स अगर हमें रिक्वायर्ड हो, हमें और काम करना है तो हम इसको प्लस से और शीट्स भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब ये वर्कबुक क्या है, जैसे MS वर्ड में हम एक फ़ाइल को सेव करते हैं, जनरली तो हम हर पैकेज के अंदर जब सेव करते हैं तो वो एक फ़ाइल होती है, लेकिन वर्ड के अंदर एक फ़ाइल को हम डॉक्यूमेंट कह देते हैं, और एक्सेल के अंदर एक फ़ाइल को जब हम सेव करेंगे तो वो एक वर्कबुक सेव होगी, वो शीट सेव नहीं होगी। रीज़न बीइंग शीट्स आर पार्ट ऑफ अ वर्कबुक। एक वर्कबुक के अंदर आप फर्दर शीट्स ऐड कर करके काम करोगे, और जब सेव करोगे तो ओवरऑल एक वर्कबुक सेव होगी। तो मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले ये बताऊँगी कि हम इसको सेव कैसे करेंगे। फाइल, सेव, यहाँ पे
यहाँ पे हमने जैसे नेम दे दिया AA, तो ये जो हमारी फाइल है इसका टाइटल बार पे यहाँ पे नेम आ रहा है, ये वर्कबुक है। अगर आपसे कोई वर्कबुक की बात करता है तो एक्सेल की एक फ़ाइल की बात हो रही है। इसके अंदर फर्दर शीट्स हैं। शीट का नेम हम अपने अकॉर्डिंग मीनिंगफुल रख सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। सपोज़ मेरी फर्स्ट शीट जो है अभी इसका नेम शीट 1 है, तो मैं शीट 1 को जैसे ही डबल क्लिक करती हूँ, ये मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, मैं यहाँ पे इसका नेम दे देती हूँ इनपुट। सपोज़ मेरी ये स्क्रीन मेरे कुछ मीनिंगफुल इनपुट के लिए है, तो मुझे नेम को रेफ़र करना पड़ेगा, तो मुझे याद रखना इजी है, इसलिए इसका नेम मैंने इनपुट रख दिया। सपोज़ शीट 4 यहाँ पे जो है मैं उसका नेम देना चाहती हूँ सारी कैलकुलेशन से रिलेटेड, कुछ भी नेम दे सकते हो आप। जैसे सपोज़ हमने इसमें कोई रिपोर्ट रखी हुई है, वी कैन राइट द नेम एज रिपोर्ट, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाय डिफ़ॉल्ट नेम्स जो हैं शीट 1, शीट 2, शीट 3 इस तरह से चल रहे हैं, और हम अपनी ओर से मीनिंगफुल यूज़र डिफाइंड नेम्स रख सकते हैं, तो इसका नेम आप कुछ भी दे सकते हो। नेक्स्ट इज़ कि व्हाट इज़ अ कॉलम। ये कॉलम है, मैं इस माउस को जैसे ही कॉलम के नेम के ऊपर लेके आ रही हूँ तो ये एक एरो, ये देखो यहाँ पे ये इस तरह की शेप में है, और जैसे ही मैं इसको कॉलम नेम के ऊपर लेके आती हूँ तो यहाँ पे देखो ये डाउन एरो की शेप है। जैसे मैं क्लिक करती हूँ तो ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो रहा है। तो ये ईजीएस्ट वे या कह सकते हो फास्टेस्ट वे टू सेलेक्ट कंप्लीट कॉलम। मैंने बी को सिलेक्ट करना है, मैंने सी को सिलेक्ट करना है, या फिर मैंने इस तरह से मल्टीपल कॉलम्स को सिलेक्ट करना है। तो पहले मैं कॉलम स्टार्टिंग कॉलम के नेम के ऊपर आऊँगी, वहाँ पे मुझे एरो की शेप जो है वो देखनी है कि डाउन एरो है, इट मीन्स आई कैन ड्रैग फर्दर टू नेक्स्ट लेवल कॉलम्स। नेक्स्ट इसी तरह से जब रो के नंबर के ऊपर, जैसे मैं 4 नंबर रो के ऊपर जैसे ही माउस का पॉइंटर लेके आ रही हूँ तो यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ और ये पूरी रो कंप्लीट हो जाती है। इसी तरह 7 नंबर रो को मैंने सेलेक्ट करना है, तो डेटा कई बार इस तरह से सेलेक्ट करना होता है। हमारे पास इसके अलावा एक तरीका है कि हम इस तरह से ड्रैग कर करके भी कर सकते हैं, लेकिन जब आपके पास ये ईजीएस्ट मेथड है तो आप इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हो, इस तरह से भी सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज कि व्हाट इज़ अ सेल। जहाँ पे मेरा पॉइंटर अभी दिख रहा है दिस इज़ अ सेल। सेल एड्रेस क्या होगा, मैं इस सेल को की बात करना चाहूँ, जब मैं इसको रेफर करूँगी किसी दूसरे सेल में तो मैं इसका नेम यूज़ करूँगी C3, मीन्स इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो। नेम ऑफ द कॉलम कम फर्स्ट, नेम ऑफ रो फॉलोज द कॉलम नेम। लेकिन जब भी आप किसी पॉइंटर ऐसे कहीं रखते हो तो आपको ऐसे देखने की ज़रूरत नहीं है कि ये मेरा H7 है, ये मेरा H2 है। आपको सिंपली यहाँ पे एक नेम बॉक्स प्रोवाइडेड है, जैसे आप ये देख सकते हो यहाँ पे ये नेम बॉक्स है, नेम बॉक्स फॉर द करंट सेल। ये जो है जहाँ पे ये आपके लिखा हुआ है FX, ये है फॉर्मूला बार। ये फॉर्मूला बार हमेशा आपको वो कंटेंट्स दिखाएगी जो करंट सेल के अंदर है। जैसे अभी मेरा करंट सेल है C3, तो मैं इसमें 100 वैल्यू डालती हूँ, तो आप ऊपर देखो कि फॉर्मूला बार में ये 100 दिखा रहा है, और यहाँ पे ये इस सेल का एड्रेस और यू कैन से द नेम ऑफ द करंट सेल C3 शो कर रहा है। लेटर अभी हमें फर्स्ट आज के सेशन में कम से कम ये समझ आ जाना चाहिए कि हम सेल्स के एड्रेस को रेफ़र कैसे कर सकते हैं, कि हाउ मैनी मेथड्स आर देयर टू रेफ़र सेल्स। जैसे अब एक तो तरीका ये आपको मैंने बता दिया कि आप सिंपली उसका एड्रेस यूज़ करोगे। जैसे मैं इसको E2 के नेम से, सपोज़ मेरा अब पॉइंटर कहाँ पे है, मैं कहाँ से देखूँगी, मेरा G5 में है। ये नेम बॉक्स बता रहा है कि मेरा जो कॉलम सेल पॉइंटर है इस टाइम कॉलम G5 में G में और रो 5 में है। तो सेल G5 के अंदर मैं कंटेंट्स ऑफ C3 चाहती हूँ, तो मैंने अगर मैंने यहाँ पे सीधा कोई वैल्यू डाली, कंटेंट डाले, तो वो यहाँ पे शो करेगा जैसे इस तरह से। तो इसका किसी और सेल से कुछ लेना देना नहीं है। सपोज़ मैं इसको डिपेंडेंट बना देती हूँ इक्वल टू C3, तो जैसे ही मैंने इक्वल टू C3 लिखा तो ये क्या करेगा, इस सेल को रेफ़र करेगा। एक तरीका और भी है, मैं इक्वल टू जैसे लिखती हूँ, यहाँ पे मुझे C3 लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगी, अपने आप ही ये C3 यहाँ पे डाल देगा। जैसे ही मैंने माउस का पॉइंटर यहाँ पे लाके क्लिक किया तो इसने उस सेल का एड्रेस अपने आप इक्वल टू के बाद लिख दिया। तो इक्वल टू C3 मीन्स आई वांट द वैल्यू ऑफ C3 सेल इनटू सेल
G5 और G6, मुझे किसी एक सेल की वैल्यू दूसरे सेल के अंदर चाहिए तो मैं इक्वल टू के साथ दे सकती हूँ। अभी तो हमने सिंपली उसके कंटेंट्स को उठाया। सपोज करो कि मेरे पास यहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं। अभी हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मैं यहाँ पे इस सेल को रेफ़र करना चाहती हूँ, A1 और A2 को। तो मैंने सपोज इनकी कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पे हमने सिर्फ कंटेंट्स को उठाया, एक सेल की वैल्यू को दूसरे सेल के अंदर डाला। यहाँ पे मैंने दिया इक्वल C3 मीन्स आई हैव नॉट रिटन 100 फॉर G5 इटसेल्फ। मैंने क्या किया, मैंने कहा कि जो भी C3 में वो डाल दो। यहाँ पे मैं डालती हूँ 600, तो वहाँ पे 600 ऑटोमेटिकली क्यों हो गया? क्योंकि ये डिपेंडेंट है C3 के ऊपर। जो भी वैल्यू आप C3 में डालोगे ऑटोमेटिकली वहाँ पे अपडेट होगी। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। आप सबसे पहले छोटी छोटी ये बातें सीखोगे कि एक्सेल में ये बहुत इजी है कि आप एक सेल के अंदर कोई कंटेंट्स ऐसे डाल रहे हो जो दूसरे सेल पे डिपेंडेंट है। तो हम जो है सोर्स को जैसे ही चेंज करते हैं, उस सेल को चेंज करेंगे तो वैल्यू अपने आप अपडेट करेगा। दूसरी इसमें कैलकुलेशन को भी हम इस तरह से रेफ़र कर सकते हैं इक्वल, जैसे ये सेल है D2, मैं D2 के अंदर कंटेंट्स नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरा A1 में है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी, प्लस मैंने A2 को प्लस करना है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी, यहाँ पे A2 मैंने यहाँ पे क्या किया इक्वल टू, फिर मैंने A1 पे क्लिक किया प्लस, फिर मैंने A2 पे क्लिक किया। यहाँ पे आंसर है 5, मीन्स D2 सेल के अंदर जो वैल्यू है वो A1 सेल और A2 सेल दोनों का एडिशन है। मीन्स लेटर ऑन कभी भी हम इन वैल्यूज़ को चेंज कर दें तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेशन हो जाएगा, बिकॉज इनका आपस में क्या रिलेशन है कि D2 इज़ डिपेंडेंट ऑन एडिशन ऑफ A1 एंड A2। ये जो मैंने किया सिंपली सम। इसी तरह से मैं प्लस माइनस कोई और एग्जांपल ले लेती हूँ। A3, मैं इसको A3 को डायरेक्ट भी लिख सकती हूँ, माइनस मैं यहाँ पे A1। तो लेटर ऑन आप यहाँ पे कोई चेंज करते हो तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली ये चेंज हो रहा है। तो ये ऑटो रीकैलकुलेशन जो है, डिपेंडेंट कैलकुलेशंस ऑटो रीकैलकुलेट हो जाती हैं। इसमें हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेटर ऑन जब आप मल्टीपल शीट्स पे काम करते हो या बहुत सारे डेटा पे काम करोगे, तो जब आपने एक बार ध्यान से उसको फीड कर दिया कि इस सेल में ये कैलकुलेशन चाहिए, इन सेल्स के ऊपर डिपेंडेंट चाहिए, तो हमें अपडेशन की टेंशन नहीं रहेगी कि जब भी हम सोर्स को चेंज करेंगे तो उसका टारगेट अपने आप ही चेंज होता रहेगा। ये था सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस को एक बार मैं दोबारा से बताती हूँ। एक सेल के अंदर दूसरे सेल को रेफ़र करने के लिए हमें उस सेल के एड्रेस को यूज़ करना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले कॉलम नेम, देन रो नंबर, B2, C3, E5। अब मान लो कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे मैंने कोई सेल A1 को बारी बारी, किसी और को A5, इसको मुझे बारी बारी यूज़ करना पड़ता है। हो सकता है मैंने बाद वाली शीट्स में भी यूज़ करना हो। तो मैं अगर इसका यहाँ पे नेम चेंज कर दूँ, मैं यहाँ A5, मैंने क्या किया, डबल क्लिक किया इसके एड्रेस के ऊपर। जो नेम बॉक्स के अंदर A5 दिखा रहा है, मैं इसका नेम रख देती हूँ रेट, कुछ भी कह सकते हो, रेट ऑफ द आइटम या वट एवर, रेट ही कह देते हैं। अब मैं यहाँ पे इक्वल टू डालती हूँ। यहाँ पे मैंने I6 के अंदर इक्वल टू डाला। अब मुझे उसी सेल को रेफ़र करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ। तो इसने यहाँ पे क्या लिख दिया, रेट। मीन्स अब इसने A5 नहीं लिया, इसने क्या है, रेट। मैं यहाँ पे कर देती हूँ प्लस रेट इंटू 100। सपोज मैं कोई भी कैलकुलेशन सिंपल सी लिखती हूँ। तो इसने यहाँ पे देखो, डबल क्लिक करने पे हम इसके कंटेंट्स देख सकते हैं। एस्केप से हम इसको वापस से इसका रिजल्ट देख सकते हैं। देखो डबल क्लिक, यहाँ पे मैं डबल क्लिक कर रही हूँ किसी सेल के ऊपर, तो ये दिखा रहा है फॉर्मूला बार के कंटेंट्स। यहाँ पे फॉर्मूला बार हमेशा ये बताती है कि ये जो वैल्यू है ये किस कैलकुलेशन, किस फॉर्मूला के बेस पे ये रिजल्ट दिखा रहा है।
सेल में सिर्फ आपको वैल्यू दिखेगी, लेकिन वो वैल्यू कौन से फॉर्मूला के बेस पे है वो आपको हमेशा ही यहाँ से देखना है। ये आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मूला बार जो है वो कंटेंट्स को दिखाती है करंट सेल के, और अगर वो एक कैलकुलेटेड फॉर्मूला है तो वो फॉर्मूला वहाँ पे आएगा और उसकी वैल्यू सेल के अंदर आएगी। मुझे कोई चेंजेस करने हैं तो मैं जाके यहाँ पे कर्सर को फॉर्मूला बार के अंदर प्लेस करके भी कोई चेंजेस, जैसे मैंने यहाँ पे 10 कर दिया तो यहाँ पे चेंज हो गया। एक और तरीका है कि मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर दूँ सेल के ऊपर इस जगह पे, तो आप ये भी कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, 60 मैंने फॉर्मूला बार में, अब ये जो रेट है ये नेम ऑफ द सेल, मैंने बाय डिफॉल्ट तो जो A5 नेम आ रहा था, मैंने उसको यहाँ पे नेम बॉक्स के अंदर यहाँ पे डबल क्लिक करके इस तरह से मैंने डबल क्लिक किया इसको और मैंने इसका कोई भी नेम रख दिया। ऐसा हम तब करते हैं, हमें सेल का एड्रेस याद रखना मुश्किल लगता है, और हमें मान लो कि कोई हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा हो एक सेल के अंदर, और हमें पता है कि हमें थ्रू आउट वर्कबुक बहुत सारी शीट्स में काम करना है और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बारी बारी से रेफर करना पड़ता है, तो हम बारी बारी A5 को याद नहीं रखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट शीट्स में जाने के बाद जब हम इस शीट की किसी सेल की वैल्यू को रेफ़र करना चाहें तो हम डायरेक्ट तो ये भी नहीं लिख सकेंगे कि A5 को रेफ़र करना है, क्योंकि वो तो करंट शीट के अंदर A5 सेल को ही देखेगा। मीन्स मैंने रिपोर्ट शीट के अंदर उस A5 सेल को रेफ़र करना हो तो मैं अकेला A5 लिखूंगी तो वो रिपोर्ट शीट के अपने A5 को ही रेफ़र करेगा। मुझे किसको करना है, इनपुट शीट के, तो उस केस में मैं यहाँ पे क्या करूँगी, रिपोर्ट शीट के अंदर मैं गई, वहाँ पे मैंने लिखा इक्वल टू A5 इंटू 10, ज़ीरो वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे A5 में ज़ीरो ही पड़ा है, लेकिन मैंने रिपोर्ट शीट के अंदर इसको रेफ़र नहीं करना। मैं इसको क्या करती हूँ, देखो ध्यान से, इस सेल के ऊपर मैं डबल क्लिक करती हूँ, तो ये जो A5 है यहाँ पे ये फॉर्मूला दिखा रहा है, फॉर्मूला बार के अंदर मैं A5 इस जगह पे देखो, चाहे आप फॉर्मूला बार में कर्सर को प्लेस करके चेंजेस कर लो, चाहे यहाँ पे डबल क्लिक करके, एक ही बात है। तो मैं A5 से पहले क्या लिखती हूँ, इनपुट एक्सक्लेमेशन A5। अब मेरे सेल का एड्रेस और भी लंबा हो गया, मीन्स अभी तक हम ये कर रहे थे कि करंट शीट के A5 सेल में जो वैल्यू है मुझे उसको 10 से मल्टीप्लाई करके उसके आंसर को करंट सेल में रखना है, लेकिन अब मैंने किसी और शीट के A5 को उठाना, तो उस शीट का नेम प्रीसीड करना चाहिए विद एक्सक्लेमेशन एंड देन सेल नेम। अब ये किसको उठा रहा है, अब यहाँ पे 60 कैसे आ गया, क्योंकि इनपुट शीट को खोलेगा, उसके अंदर A5 को उठाएगा और उसको 10 से मल्टीप्लाई करेगा। तो दिस इज द वे वी रेफर डिफरेंट सेल एड्रेसेस फ्रॉम डिफरेंट शीट्स। तो आपको ये सब क्लियर होना चाहिए कि हम सेल्स को कैसे रेफर करते हैं। आज के सेशन में अगर आपको इतना भी समझ आ जाता है कि हम सेल्स की रेफरेंसिंग कैसे करते हैं, तो नेक्स्ट हम क्या है, इसके एड्रेसेस को यूज़ करके, इसमें एड्रेसिंग सिस्टम्स भी डिफरेंट है, वो हम फर्दर एडवांस लेवल पे करेंगे। अभी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि सेल एड्रेस क्या है, और सेल एड्रेस कहाँ पे आता है, नेम बॉक्स के अंदर आता है यहाँ पे। तो मैं आपको ये बता रही थी कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कॉलम नेम्स और रो नंबर से इंटरसेक्शन जो है वो सेल का एड्रेस क्या होता है, और एड्रेस कहाँ से देख सकते हैं, नेम बॉक्स, दिस इज़ द नेम बॉक्स, दिस इज़ फॉर्मूला बार। सेल का एड्रेस और सेल की वैल्यू दो ही चीज़ें हैं मेन। जो वैल्यू है वो डायरेक्ट कंटेंट्स हो सकता है कि मैंने एंटर करने हो, और कांस्टेंट वैल्यू है, आई मीन दिस इज न्यूमेरिक वैल्यू 2, 8, 600। बट यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे ये फॉर्मूला बेस्ड वैल्यू है, मीन्स यहाँ पे जो 10 है वो मैंने डायरेक्ट नहीं डाला, वो एक फॉर्मूला है जो कि मुझे यहाँ पे फॉर्मूला बार में दिख रहा है। तो फॉर्मूला बार के अंदर जो भी फॉर्मूला पड़ा है वो इक्वल टू से स्टार्ट है, यहाँ पे आप उसको चेंजेस कर सकते हो, यहाँ पे आप डबल क्लिक करके चेंज कर सकते हो। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि हम एक सेल को रेफर करने के लिए जब वो अलग शीट में पड़ा है तो हमें उसका तरीका क्या है,
वो भी हमें यहाँ से पता चल जाता है कि आप इक्वल टू के बाद डायरेक्ट अगर सेल का एड्रेस दोगे तो वो करंट शीट के सेल को रेफर करेगा, लेकिन अगर हम किसी दूसरी शीट का नेम दे देंगे एक्सक्लेमेशन के साथ तो वो उस शीट को खोलेगा उसके अंदर। मीन्स हमारी शीट भी इंटर रिलेटेड हो सकती हैं। अगर हमने कई बार क्या होता है कि जैसे बेसिक डेटा फर्स्ट शीट में रख लिया और सेकंड शीट में हम उसकी कोई रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, हो सकता है हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है और कैलकुलेटेड कुछ वैल्यूज़ हैं वो फर्स्ट शीट में रखी हुई हैं जिनके ऊपर हमारी शीट 2 और शीट 3 की वैल्यूज़ डिपेंडेंट है, तो आप शीट के नेम को भी रेफर करोगे। नेक्स्ट, शीट्स आर कंपोनेंट्स ऑफ अ वर्कबुक। हम फाइल को सेव कर रहे हैं तो फाइल कौन सी सेव हो रही है? वर्कबुक, जो हमने ए नेम रखा था, इसका नेम टाइटल बार पे यहाँ पे आ रहा है। इट इज़ सेव्ड, इट इज़ शोइंग हेयर the status of the current workbook, means it is totally saved. Now we can add further more sheets in a workbook. हम प्लस से भी जा सकते हैं। इसके अलावा एक हमारे पास शॉर्टकट भी है, you can note it down। तो आप ये हर सेशन में मैं आपको 1 या 2 शॉर्टकट्स भी बताऊंगी। तो शिफ्ट 11, इसको यूज़ करके आप क्या यूज़ कर सकते हो? शिफ्ट के साथ 11 अगर आप प्रेस करते हो, एक सेकेंड, जैसे अभी मुझे यहाँ पे ये है, सॉरी ये गलत हो गया, शिफ्ट, इसमें शीट के लिए शीट 1, शीट 2, शीट 3 और ये प्लस से आप शीट ऐड कर सकते हो, और शीट के लिए आप शिफ्ट प्लस F11 फंक्शन की भी यूज़ कर सकते हो। शिफ्ट F11, दिस इज़ द शॉर्टकट की टू ऐड अ न्यू शीट। तो आप शीट को डबल क्लिक, इसका नेम पे डबल क्लिक करके आप इसका नेम चेंज कर सकते हो, और आप ओवरऑल सारी वर्कबुक को जब सेव करते हो तो सारी शीट्स आपकी सेव हो जाती हैं। तो सबसे पहले सेल रेफरेंस में हमारे पास जो कॉलम और रो नंबर है उनकी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। हाउ टू सेलेक्ट ए कंप्लीट कॉलम, हाउ टू सेलेक्ट ए कंप्लीट रो, और हमें करंट सेल पॉइंटर का जो एड्रेस है वो नेम बॉक्स में पता चल रहा है, और उसके कंटेंट्स को हम फॉर्मूला बार में जाके चेंजेस कर सकते हैं। और इसके अलावा जब भी कोई फॉर्मूला देना है तो आपको हमेशा इक्वल टू से उसको स्टार्ट करना है। अगर आप इक्वल टू से स्टार्ट नहीं कर रहे तो वो वैल्यू डायरेक्ट कंटेंट्स की तरह उस सेल में जाएगी। तो अभी के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 2, यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला देना है इक्वल टू A1, तो मैं सिंपली क्या करूँगी, A1 पे क्लिक करूँगी, प्लस फिर मैं A3 पे क्लिक करूँगी, प्लस फिर मैं A4 पे। मैंने रैंडम वैल्यूज़ लेनी है, मुझे कॉन्टिन्यूएशन में नहीं लेनी, A1, A3, A4 लेनी है। तो मुझे इसी तरह से ही यूज़ करना पड़ेगा। मेरे पास रेंज पे काम करने के तो बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन अगर आपको रैंडम वैल्यूज़ पे कैलकुलेट करना, आइदर यू कैन टाइप A1 प्लस A3 प्लस A4, और यू कैन राइट इक्वल टू, देन प्रेस क्लिक ऑन A1 प्लस क्लिक ऑन A3 प्लस क्लिक ऑन A4 एंड प्रेस एंटर। तो ये 103, इसकी वैल्यू हम कहाँ देखेंगे? फॉर्मूला बार में। अगर मुझे इसके ये नहीं करना था, सपोज मुझे रेंज लेनी है, कॉन्टिन्यूएशन में अगर आपको सेल लेने हैं तो आप इक्वल टू यहाँ पे आप दे देते हो जैसे मुझे इस पूरी रेंज को ही दोबारा लेना है, तो मैंने कोई रेंज को यूज़ किया। यहाँ पे पहले मेरे पास यहाँ तक वैल्यू थी 55 तक, तो मैंने यहाँ से A1 to A5, A1 to A5, इसने पूरी की पूरी जो वैल्यूज़ हैं वैसे की वैसे इसके अंदर ले ली। एक बार दोबारा से देखते हैं, ये देखो शिफ्ट के साथ एरोज़ की
कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करके और एरोज की डायरेक्शन में भी हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए माउस से भी हम ड्रैग कर सकते हैं। ये देखो, जैसे मुझे रेंज पे प्लस करना है तो एक तरीका मेरे पास क्या है, ये शायद आपके लिए नेक्स्ट लेवल की चीज़ है कि आप फंक्शंस को चूज़ करो। अभी के लिए आप एक सिंपल फंक्शन सिर्फ रेंज को समझने के लिए हम करते हैं, इक्वल टू सम। ब्रैकेट्स शो कर रही हैं कि कंप्यूटर के अंदर कभी भी हम किसी वर्ड को के बाद अगर ब्रैकेट सिंपल राउंड ब्रैकेट्स को यूज़ करते हैं तो ये इंडिकेट करता है कि ये कोई फंक्शन है, फंक्शन का नेम सम है और ये किस रेंज पे काम करेगा वो हम देंगे इसके अंदर। यहाँ पे ये हमें साथ में हेल्प दे रहा है, ये टिप दे रहा है। सम ऑफ नंबर 1 नंबर 2 मीन्स आप यहाँ पे रेंज दोगे। मैंने इस तरह से रेंज दे दी, मैंने माउस से इसको सिलेक्ट कर दिया, दोबारा से भी सिलेक्ट कर सकते हो इस तरह से। इस तरह से आप रेंज को, जब तक आप एंटर प्रेस नहीं करोगे आप रेंज को के अंदर कुछ चेंजेस कर सकते हो, जैसे इस तरह से। तो जब भी आपने कॉन्टिन्यूएशन में सेल्स लेने A1 A2 A3 या A1 B1 C1 किसी एक रो में कॉन्टिन्यूएशन में या कॉलम के कॉन्टिन्यूएशन में, तो आप उसकी रेंज को माउस से सेलेक्ट कर सकते हो। इक्वल टू सम मीन्स आपने इतना राइट किया, इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, और उसके बाद यहाँ पे हमें देना था कि किसका सम करना है। तो रेंज के लिए यहाँ पे आप साइन देख रहे हो कि यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉलन आ रहा है। कभी भी सेल रेंज एक्सेल के अंदर आप रेफर करोगे, अगर आप उसको मैनुअली भी राइट कर रहे हो तो आप उसको फर्स्ट सेल और फिर उसकी कॉन्टिन्यूएशन में आपको कोई सेल अगर देना है रेंज के अंदर तो कॉलन के साथ आप उसको करोगे एंटर। और अदरवाइज आपके पास शॉर्टकट तरीका क्या है कि आप यहाँ पे इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, मैं फिर से बता रही हूँ, यहाँ से आप रेंज सेलेक्ट कर लोगे, फिर आप उसको एंटर कर दोगे। तो ये जो सेल है अब शो कर रहा है कि यहाँ पे फॉर्मूला बार में आप देखो ये इक्वल टू सम ब्रैकेट के अंदर ये वाली रेंज। तो अब यहाँ पे किसी भी सेल के अंदर अगर मैं चेंज करूँगी वैल्यू तो ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेशन हो रही है। तो दिस फीचर इज कॉल्ड ऑटो रिकैलकुलेशन, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसके बिना हम एक्सेल के अंदर स्पीड का एडवांटेज नहीं ले सकते। बेसिक चीज़ जो है ऑटो रिकैलकुलेशन है, मीन्स हमने एक बार प्रॉपरली फॉर्मूलाज दे दिए तो वो अपने आप अपडेट होंगे अपनी सोर्स वैल्यू के हिसाब से। मैंने C3 सेल में A1 B2 को रेफर किया है तो A1 B2 की वैल्यू जैसे ही चेंज होती है हमें कोई हेडेक नहीं, वो C3 उसके C के अंदर वो अपडेट कर देगा। तो ऑटो रिकैलकुलेशन आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर रहेगा। और नेक्स्ट हमने आज एक डिस्कस किया फंक्शंस का, एक छोटा सा फंक्शन सम। हम और बहुत सारी फंक्शंस करेंगे और एक्सेल में ऐसे अनलिमिटेड फंक्शंस है जो ऑटोमेशन के लिए हैं, लेकिन सबसे सिंपल है जिसकी हमें ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, दैट इज़ सम। इक्वल टू सम ब्रैकेट के अंदर फंक्शन वर्ड जो है वो ब्रैकेट्स के साथ ही यूज़ होता है। फंक्शन कभी भी यूज़ होता है तो उसका मतलब होता है कि हमें बहुत सारी रेंज देनी है जिसके ऊपर वो फंक्शन वर्क करेगा। जैसे हमें कोई रेंज ऑफ वैल्यूज़ है, उनमें से इंटीजर वैल्यू कैलकुलेट करके लेके आनी है, उसकी डेसिमल वैल्यू को हमें ट्रंकेट करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक, या उसका प्रिसीजन ज़्यादा चाहिए कम चाहिए, तो इसके लिए सब के लिए फंक्शंस हैं। हम कितनी भी बड़ी रेंज दे सकते हैं, हम हाफ शीट जितनी रेंज दे दें उसके सारे सेल्स को कुछ ट्रंकेशन करनी है तो हमें सिर्फ क्या याद रखना है, फंक्शन का नेम इक्वल टू फंक्शन नेम एंड देन ब्रैकेट्स। तो इसका एक जनरल फॉर्मेट क्या होता है फंक्शन का, आप नोट कर सकते हो, इक्वल टू देन फंक्शन नेम एंड देन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे आप दोगे रेंज जैसे A1 कॉलन A6, तो हमेशा रेंज को आप कॉलन के साथ बीच में यूज़ करोगे। और अगर हम कोई वैसे कैलकुलेट करते हैं इक्वल टू A1, आप ये सोचोगे कि इसको हम इस तरह से भी कर सकते थे, इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 A5, या फिर इसको रेंज देके। लेकिन जब हमें बहुत सारी वैल्यूज़ को यूज़ करना होता है, काफ़ी ज़्यादा रेंज है, तो उस केस में हम सिर्फ फंक्शन का नेम देके सारी वैल्यूज़ को ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई थिंक आज का सेशन जो है इसमें हमने मेन सबसे पहले किया सेल रेफरेंसिंग,
देन शीट्स पे हमने बात की कि मल्टीपल शीट्स में रेफरेंसिंग सेल की कैसे होगी, नेम बॉक्स क्या है, फार्मूला बार क्या है, प्लस हमने ऑटो रिकैलकुलेशन की बात की। फार्मूला जो है वो हमेशा इक्वल टू से स्टार्ट होगा। और नेक्स्ट जो है आपका कि फंक्शन हम जो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम एड्रेस को ही थोड़ा एडवांस में देखेंगे। अभी तक हमने जो आज एड्रेस यूज़ किए वो सारे रिलेटिव एड्रेस थे। मींस आज की जो एड्रेसिंग सिस्टम था वो हमारा दैट वाज रिलेटिव, मींस जिसमें हम सिंपली ये यूज़ कर रहे हैं कॉलम नेम और रो का नंबर, हमने कोई इसके साथ चेंज नहीं किया। ये बेसिक मेथड है, दिस इज़ बाय डिफ़ॉल्ट रिलेटिव। रिलेटिव मींस मैं C4 में कोई फॉर्मूला देती हूँ और उस फॉर्मूले को लेटर ऑन मैं किसी और सेल में ले जाती हूँ तो वो कुछ और कैलकुलेट हो जाता है। उसका हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो आज हमने सेल रेफरेंसिंग रिलेटिव मेथड से देखी। रिलेटिव मेथड डिफ़ॉल्ट है। इसके अलावा हम नेक्स्ट एड्रेसिंग मेथड्स करेंगे। आई होप ये CA प्रोफेशनल्स के लिए पर्टिकुलर और बाकी के भी वर्किंग जो प्रोफेशनल्स हैं जब वो एक्सेल को यूज़ करेंगे तो इस तरह के सेशंस बहुत यूज़फुल रहेंगे। और इनमें हम कुछ शॉर्टकट्स की भी बात करेंगे, ताकि क्योंकि जब एक्सेल यूज़ करते हैं तो उसमें स्पीड सबसे ज़्यादा मैटर करती है। तो आप स्पीडली काम करने के लिए शॉर्टकट्स भी धीरे धीरे लर्न करते रहोगे। एक साथ हम नहीं करेंगे शॉर्टकट्स, क्योंकि इतने लर्न नहीं रहेंगे। प्लस आप जैसे जैसे उसको प्रैक्टिकल करोगे वो आपको लर्न भी होते रहेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर यूज़फुल लगा है तो आप इसको शेयर भी करो फर्दर दूसरों के लिए। और प्लस अगर इसमें कोई क्वेरी है आपकी तो आप मुझे मेल कर सकते हो, आई विल आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।